फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने क्या देखा था कि इंडिया का अभी अभी 200 साल का टॉक्सिक रिलेशनशिप से किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था कितना साल का, 200 साल का, उससे बाहर आया वो लोग, ठीक है। और हमने ये भी देखा उस बाहर निकलने की वजह से इंडिया के कई सारे सेक्टर्स जो थे वो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे, नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, ये सारे के सारे हालत जो थे वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। किसी को एग्रीकल्चर के पॉइंट्स याद है क्या? अच्छा, बिफोर इंडियाज इन्वेंट, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स, इंडिया का हालत बहुत अच्छा था क्या? था क्या? उसके कुछ 4 पॉइंट्स थे, आपको किसी को याद है क्या क्या था? नंबर 1 क्या था? इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिस्पाइट द फैक्ट, अगर आपको याद नहीं भी है फिर भी बोलो, कोशिश करो ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। नंबर 1 क्या बोला मैंने? इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नंबर 2 क्या था? इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट। फिर नंबर 3 एग्रीरियन इकोनॉमी था और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। 4 पॉइंट था, क्या क्या? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी, वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड सेल्फ रिलायंट। ये 4 पॉइंट था इंडिया के। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इंडिया में सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आया जब ब्रिटिशर्स लोग आया? एक सेक्टर को खराब कर दिया उन्होंने, एक सेक्टर को क्या कर दिया उन्होंने? खराब कर दिया। किस तरीके से खराब किया? सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम, जिसमें आपके नॉमिनल हेड्स कौन थे? जमींदार थे। उनका एक ही काम था, क्या करना? लगान कलेक्ट करना। उनको फार्मर्स का डेवलपमेंट में कोई भी मतलब नहीं था। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर्स। बात समझ में आया आपको? ठीक है। नंबर 2 क्या था आपका? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या था? कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स? फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आया? देश में फमाइंस वगैरह आ गया था, उसमें कुछ इफेक्ट ऑफ वो सब था, वो सब आपको याद होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या था आपका? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज इंडिया की हालत फटी हुई थी। FTI, F से नो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर T से लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड I इरिगेशनल फैसिलिटीज, बहुत पॉटी था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था? लास्ट लेवल स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हालत इतना खराब था तो नोबडी वाज इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू द एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या था आपका? इंडस्ट्री। वो तो उसका अफेक्ट था, डिवीजन का, पार्टीशन का अफेक्ट था आपका, कि मेजर जो प्रॉस्पेरस एरियाज था वो तो पाकिस्तान को चला गया था, एंड जूट डेवलपिंग एरियाज तो कहाँ चला गया था आपका? बांग्लादेश चला गया। फिर नेक्स्ट क्या था आपका? वो पूछने अलग से 2 मार्क का पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है, आईडी इतना टेस्ट हुआ नहीं है लोगों का, तो कुछ भी अंदर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड सिंस आपका पूरा का पूरा NCERT बेस है तो एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, क्योंकि अभी पहली बार इस बार आप लोगों का आईडी प्रॉपर तरीके से टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स पे, टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे वो पिछले साल का 2019 का पेपर बोल लो या 2021 का पेपर बोल लो, दोनों ही एग्जाम में पेपर टेस्ट नहीं हुआ है आईडी का, एंड आप लोग का तो पहला है, तो आप लोग का केस में इतना डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए, बट यू नेवर नो, ठीक है। बट CBSE एक्सपेक्ट सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आपका पर्टिकुलर 2 चैप्टर हटा दिया उन्होंने, 2 चैप्टर हटा दिया है तो उनका सिलेबस साइज कम कर दिया आपका, तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि आप लोग को लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या था आपका? इंडस्ट्री में क्या था? शॉर्टकट था आपका डिस्को, ठीक है। DI से क्या था आपका? डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी था या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडिया को इंडस्ट्रीज डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया 2 फोल्ड की वजह से। क्या क्या? बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। याद आ रहा है आप लोगों को प्रॉपर्ली? उसके अलावा इंडिया के इंडस्ट्रीज को कभी डेवलप करने नहीं दिया, बिकॉज नंबर 1 क्या था कि मशीन बेस्ड गुड्स जो था वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था, पहला बात। एक्सपोर्ट आप फ्रीली कर पा रहे थे और इम्पोर्ट आप बहुत हैवी ड्यूटीज देकर कर रहे थे। उल्टा बोला, सही बोला? उल्टा। इम्पोर्ट जो था वो आप क्या कर रहे थे? फ्रीली कर पा रहे थे, और एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को तो उस पर आप हाई अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे कर रहे थे। इस वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडस्ट्री, वो क्या हो गए थे? डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। फिर नेक्स्ट, वो तो उसमें हो गया ना, ठीक है। लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP, ठीक है। फिर क्या था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। फिर और क्या था इसमें? और इसने बोला ना इसमें लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP, तो मैंने बोल ही दिया।
ट्रेड पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, तो वो तो आई थी इसमें, वो बता दिया, हो गया सारा पॉइंट्स कवर। जीडीपी का था। और पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत कम था। ठीक है, चलेगा। फिर क्या था आपका फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में क्या था आपका, इधर देखो क्या नीचे क्या देख रहा है, फॉरेन ट्रेड बताओ, 3 पॉइंट था बस, क्या क्या, मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड, ये तो सेम पॉइंट हो गया, बिकम एन इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लायर ऑफ, बोला एन इंपोर्टर ऑफ व्हाट, फिनिश्ड गुड एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर नंबर 2 क्या था, हाउ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये अलग से स्टार मार्क भी किया हुआ होगा आप लोगों, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ किया हुआ है क्या बुक में। ठीक है, बेशरम लोग, हाईएस्ट डिग्री ऑफ बेशरम्स, जो अभी स्टार मार्क कर रहे हैं, स्टार मार्क करो आप लोग। वो अलग से 3 मार्क का सवाल पूछता है आपको, ठीक है, वो अलग से 3 मार्क का सवाल पूछता है उसके ऊपर। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सॉरी, हाँ थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था, इसकी वजह से डेट पे ज्वाइन किया और हमको याद भी नहीं था, दोनों रीज़न हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट है, 3 सिंपल पॉइंट्स है बट तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नंबर 1 था आपका डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, नंबर सॉरी फॉरेन ट्रेड में क्या क्या पॉइंट था आपका, नंबर 1 मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड, इसमें वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पॉइंट था। नंबर 2 क्या था आपका, जो आपका स्विस कैनल ओपनिंग वाला था पॉइंट, कब हुआ था स्विस कैनल ओपन, 1869 में स्विस कैनल ओपन किया था, जहाँ पे एक डायरेक्ट रूट की तरह काम आया, किसके किसके बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रेड वापस से और सस्टेन्ड हो गया उन दोनों के बीच में, और बाकी कंट्रीज के साथ में ट्रेड नहीं हो रहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ऐसे हद 40 पॉइंट्स है, उपाय नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स चाहिए तो चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट क्या क्या है आपका, वॉर जितना फाइट कर रहा था वो भी कौन बियर कर रहा था, एक्सपेंसेस इंडिया बियर कर रहा था। नंबर 2 इनविजिबल ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, दिख नहीं रहा था, जबरदस्ती का खर्चा दिखा रहा था आपको। और ऑफिसेस अगर सेटअप हुआ है उसका खर्चा भी कौन बियर कर रहा था, इंडिया बियर कर रहा था। ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स था आगे वाला, मतलब इसके अलग टॉपिक, इनका तो लास्ट में डेमोग्राफिक कंडीशन वो सब था आपका। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, लिटरेसी रेट बहुत टट्टी है, उसमें से वुमेन लिटरेसी रेट तो और ही खराब है 7%, लिटरेसी रेट 16%, और इन्फेंट मोर्टेलिटी किसी को याद है क्या, 218 पर 1000 पीपल, वेरी गुड। ठीक है, किसी को पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? हाँ, जल्दी बढ़ने का। नहीं, आप लोगों को लगा हो कि क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछा है ना, इस बार का एग्जाम में आया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेफिनेशन पूछा ना डायरेक्टली। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, जो लोग जल्दी बढ़ जाएंगे, 1 साल के पहले जितना जन का डेथ हो जाता है। जैसे इस बार आया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया था एक सेट में, दूसरा में आया था मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या ऐसे कुछ था मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी बच्चा लोगों को बढ़ा दिया, उसमें भी बच्चा लोगों को मार दिया, जो नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1। ठीक है, तो वो एक गलत आंसर हो गया आपका। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ऐसा मेरे को आंसर्स मिला कि मेरा जिंदगी से विश्वास उठ गया। नंबर ऑफ पीपल हु बिकम मॉर्टल ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन, पीपल हु आर लिविंग बट आर नॉट हैप्पी पर 1000 पीपल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक तो और लाजवाब इंसान था जिसके बारे में मेरे को लिखे, हम लिटरली बता रहे हैं, अगर चेकिंग होता है ना वापस से, उसकी कॉपी के पीछे आपको लेजेंड दिखेगा, लेजेंड, मैं तो ऐसे लिखा हुआ लेजेंड, उसका आंसर ऐसा लेजेंडरी था जिसको देख के मेरे आँख से आंसू सब कुछ हो गए थे। एक सवाल वो पूछा था, उसमें लिखा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू दोज पीपल हु रिमेन इन्फेंट डिस्पाइट दे बिकम बिग, दैट मीन्स दे हैव चाइल्डिश बिहेवियर। गजब, उसका पेपर ऐसा था कि द मोस्ट एंटरटेनिंग पेपर ऑफ द ऑट। ठीक है, एक सवाल तो आप लोगों को बताया था शायद हम आप लोगों को, ठीक है, एक सवाल आया था ना कि जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन रेट है ऑफ चाइना का ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो एक आंसर तो लोगों को बताया हुआ है हम, अरे चाइना का ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन पैसे कम हुआ,
इन कंपेरिजन टू इंडिया, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? आपको आंसर तो आप लोगों को पता होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी सबको पता है, बिना पढ़े आप लोगों को पता है। एक आंसर तो गजब आंसर तो आपको पता ही होगा, लेजेंडरी आंसर तो आपको तो पता ही है, ठीक है। दूसरा आंसर लिखा था, ठीक है, चाइनाज पॉपुलेशन रिड्यूस्ड इन कंपेरिजन टू इंडिया बिकॉज इंडियन पीपल आर नॉट अवेयर। Lack of knowledge is one of the main things. They don't have biology properly. If taught properly, India's population will also reduce. In China, everybody is educated and are taught well. That's why their population is low. Hence, I would request and urge. वो वहाँ पे urge भी दे दिया भाई कि that information which is just taught in class 9 and 10 biology should be taught till class 12 and 13 onwards. Class 12 and 13 onwards. 13 and onwards, so that in some day we also have less population in comparison to China. That's a true example of being legends. हाँ, उसको तो पूरा देखे आया, उसको 4 जगह 3.5 दिखे आया। हमारा क्या लिखा है यार, गजब। 1 चाइल्ड पॉलिसी कहीं नहीं दिख रहा हमको आंसर में, वो चीज़ है। तो ये पीपल आर वे टू सुपीरियर, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या बोला था इसको मैं तो आप लोग को ये क्वेश्चंस भी ऐसा आता है, तो ऐसा गलती नहीं करने का, फुद्दू गलती, ठीक है, कि 1000 में, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1। इसमें भी बहुत सारी गलती था कि चिल्ड्रन लिख दिया, बिफोर द एज ऑफ 1 नहीं लिखा, पर 1000 नहीं लिखा। तो इस तरीके की बहुत सारी गलती हो जाती है, ठीक है। ये सब गलती नहीं करना आपने को, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो सब बहुत हाई था, ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ख़राब था, और एक तो कॉमन आंसर है, सब जगह लिख देना, ठीक है, पुअर सैनिटाइजेशन एंड पानी ख़राब है, ठीक है। अरे इनप्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और पानी ख़राब है, पानी सब जगह ख़राब है, ठीक है ना। तो ये आंसर सब जगह कॉमन है, चलेगा। फिर डेमोग्राफिक में क्या था, मेनली जो मेन पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर। कितना? 70 to 75%, 2/3 भी सही बोला इसने। फिर नेक्स्ट किस में है? सर्विस में, सर्विसेज में। नंबर 2 सर्विसेज में, यही गलती होता है। पहला सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर, विदाउट डाउट। सेकेंड जो हम लोग को एग्रीकल्चर नहीं लगता, हम लोग सही मैन्युफैक्चरिंग लगता है, बट द आंसर इज व्हाट? सर्विस। सर्विस में है 15% अराउंड, 15 से 20%, एंड बाकी किस में है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये 1 मार्क का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। मैं मन जी, प्योर मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पूछते हैं। इंफ्रा, इंफ्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंफ्रा में नंबर 1 क्या था आपका? रोड्स। रोड्स इंडिया में डेवलप तो हुआ था, बट उतना डेवलप नहीं हुआ। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन इंडिया, बिकॉज रोड्स मेनली 2 पर्पस के लिए यूज आ रहा था। क्या क्या? मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। 2 पर्पस के लिए रोड्स मेनली काम आ रहा था। क्या क्या था? शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। नंबर 2 क्या था? रेलवेज कब डेवलप हुआ था? 1850 में डेवलप हुआ। रेलवेज ने कई सारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाया, कई इकोनॉमिक्स को जोड़ा, बट इंडिया का बेनिफिट को काम में नहीं आया, ठीक है। बहुत बड़े से तारीफ किया रेलवेज का, याद है ना आप लोगों को, पहले प्यार से कि रेलवेज जो था कितना प्यारा प्यारा डेवलपमेंट था। नेशनल इंटीग्रेशन किया है, वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ा है, एक जगह से दूसरा जगह में ट्रैवल करवाया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, कैश क्रॉप्स का डेवलपमेंट बढ़ाया, कमर्शलाइजेशन को इंप्रूव किया, बट इंडिया को बेनिफिट नहीं मिला। ये क्या फुद्दू बंदी है, ठीक है। इंडिया को नसीब ही नहीं हुआ रेलवेज यूज करने का, ठीक है। तो ये हालत था आपका इंडियन रेलवेज का। फिर नेक्स्ट तो 2 पॉइंट फुद्दू पॉइंट खत्म। पोस्टल सर्विसेज वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। इसमें मेनली यूज किसका हो रहा था आपका? पोस्टल सर्विसेज का, ठीक है, और टेलीग्राम का, बट टेलीग्राम बहुत एक्सपेंसिव था। इतना बुराई करने के बाद में, ठीक है, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दे दिया उनका, ठीक है। वो सब पॉइंट आपको देख लेना, चलेगा। दिस वाज द एंटायर चैप्टर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीछे दिया हुआ था, एम्प्यूटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोग से, ठीक है। याद है आप लोग को प्रॉपर्ली? डोंट रीड एनीथिंग फ्रॉम हियर, जो है आईडी का इसी में है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जो है चाट लो आराम से। इट्स अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, ईजी है ये वाला पार्ट। मैक्रो में तो टेक्निकलिटी है, अब उसको टेक्निकल पसंद है, उसको मैक्रो ज़्यादा पसंद आएगा। यानी कि 90% पॉपुलेशन को मैक्रो ज़्यादा पसंद आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑप्शन नहीं है। 50-50, 40-40 है दोनों में, ठीक है, चलेगा।
पक्की बात 100% आगे बढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ देख ले आराम से। अरे वो वही दिखता है सबको, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में आओ, अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 बहुत जनों को याद नहीं है, ठीक है। अभी भी सेवा वाला लोग किया लेक्चर देखा तुम लोग? नेक्स्ट वाला पार्ट आप जो भी करेंगे नहीं करवाया था ना, लास्ट वाला वीडियो भी नहीं होगा, उससे पहले नहीं करवाया था क्या? ठीक है, तुम लोग का पेंडिंग है फिर तो करवाना तुम लोग को, कुछ तो याद हो गया हल्का हल्का, ठीक है। 5% में याद दूंगा क्या अभी तो वापस हो जाएगा, ये तो सीधा है। चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्ली आइए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ देखो एकदम ध्यान से। अब जो लोग फर्स्ट फ्रेश कर रहा है एकदम, वो लोग के लिए अभी से काम में आएगा आपका सारा डेटा। अभी तक जितना लोग कर लिया है वो लोग का टॉपिक था, अभी से एकदम फ्रेश डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्ली, ठीक है। नो डाउट कि चैप्टर नंबर 2 का इनिशियल डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ रिकैप, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। नाउ अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ। ऐसे देखा जाए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। सारे के सारे चैप्टर्स जो है आपका इंटर रिलेशन है उसमें, ठीक है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स जो है ना आपको, वो आपको चैप्टर नंबर 1 से डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ समझो, इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। जितना गाली हम लोग को देना था ब्रिटिशर्स को, हमने दे दिया पहले चैप्टर में कि तूने ये भी खराब करे, तूने वो भी खराब करे, तूने ऐसे किया, बेड़ा गर्क होते हैं, ठीक है। सब गाली दे दी हमने फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट रीबिल्डिंग आवरसेल्व्स। द प्रॉब्लम इज कि लुकिंग एट चैप्टर नंबर 1, डिस्पाइट कि आपने किया हो या नहीं किया हो, आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट अफेक्टेड। एंड इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स तो बहुत बैडली अफेक्टेड थे, ठीक है। इंडिया को डेवलपमेंट करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि इतना बुरा हालत होके रखा था कि हर एक सेक्टर को डेवलप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड विदाउट अ प्रॉपर प्लान अगर इंडिया गोज ऑल वे आउट तो वो कोई भी हालत में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो सबसे पहला काम जो इंडिया ने किया वो था प्लान डेवलप करना। अब प्लान कई लोग डेवलप करेंगे, तो फॉर दैट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप, ठीक है, जिसको अपन ने प्यार से बोला था प्लानिंग कमीशन। क्या बोला था? प्लानिंग कमीशन। अभी का टाइम में भी वो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। वो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, प्लान्स लेआउट किया और इंडिया के पूरे जो डेवलपमेंटल फेज था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। माइंड यू वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्लान्स हियर, ठीक है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े तो ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्लान्स, नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल प्लान्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसी को याद है वो 2 पार्ट्स क्या क्या था आपका? एक था शॉर्ट टर्म प्लान्स, दूसरा था आपका लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स को 5 ईयर प्लान्स भी बोलता है। यहाँ पे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए कि 5 ईयर प्लान तो मेरा सुना हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान को क्या बोलता है अपन? 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल में एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करेंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे पहला 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया था, थर्ड में फॉरेन ट्रेड को फोकस किया गया था, 7th 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल को फोकस किया गया था। तो हर एक सेक्टर्स को अलग अलग रूप में, ठीक है, हर 5 ईयर प्लान में कोई पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करते हैं लोग, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा आपको? और पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या है? वो है लॉन्ग टर्म प्लान्स। वो ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। इनफैक्ट जितना भी आप लोग ने पर्सपेक्टिव प्लान्स के पार्ट पढ़ा था, क्योंकि लास्ट क्लास में तो अपन ने पर्सपेक्टिव प्लान को डिस्कस किया था खाली, सारे के सारे हम लोग आज तक डेवलप करने की कोशिश कर रहे। तो 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया पूरे प्लान्स को। माइंड यू जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो आपको ऐसे देख के लगे कि ये गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसको करके क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो उल्टा नुकसान हो गया। पर आपको समझना पड़ेगा वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन जहाँ पे एक कंट्री का सर्वाइवल वाज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। आप जो इंडिया देख रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो इंडिया देखना स्टार्ट किया ना हमने, ठीक है, एंड वट एवर इंडिया यू आर सीइंग राइट नाउ इज वे टू डिफरेंट। देयर इज अ रीजन ना व्हाई आई कॉल थिंग्स रिटार्डेड राइट नाउ, बिकॉज दैट टाइम द बेसिक मोटिव वाज टू सर्वाइव। किसी तरीके से हमारा सर्वाइवल हो जाए, खाना पीना मिल जाए, किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर जाए, वो हमारा मोर देन एनफ था।
ग्रोथ करना, डेवलप करना, मल्टीप्लाई करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ यंग टर्क एंड यंग गाय टू कम अप एंड सेट अप हिज ओन बिजनेस. ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था सर. आज के डेट में आप ही के एज के बच्चे, आपका शायद कलीग भी कैन बिकम अ मिलियनेयर और माइट बी अ मिलियनेयर ऑल्सो. समझ लो ड्रास्टिक चेंज कैसा है. तो उस वक्त का पॉलिसी में क्या एक पॉलिसी पता आपको, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट फेल्ट कि प्राइवेट लोग नहीं संभाल पाएगा. अभी मैक्सिमम कंपनीज को प्राइवेट लोग ही डोमिनेट करते हैं अभी के टाइम में. बट उस समय क्या फील हुआ था गवर्नमेंट को कि प्राइवेट कंपनीज लोग हैंडल नहीं कर पाएगा, इतना इक्विटी नहीं है, इतना चैलेंजेस नहीं है, इतना सही सकेगा वो लोग. तो गवर्नमेंट को खुद को आना पड़ेगा इंडस्ट्री को बचाने के लिए. नो डाउट कि इट बैडली फेल्ड. शुरू में कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के चले भी बहुत अच्छा. आपको पता होगा NRL वगैरह जो है, IOCL वगैरह जो है, ठीक है, ये सब हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थे. अभी के टाइम में दे डिड नॉट मेक प्रॉफिट्स. इनफैक्ट BSNL वाज आल्सो मेकिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. तो ऐसा नहीं कि सारे इंडस्ट्रीज ऐसे फुड्डू थे, सारा बढ़िया चला है. बट ड्यू टू मिस मैनेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं चल पाया आगे जाकर. ठीक है, तो उस समय के वो पॉलिसीज थे. ठीक है, क्या गवर्नमेंट अभी भी भैया ऐसा करता है क्या? बिल्कुल हाँ करता है. बिकॉज वी बिलोंग टू द 3% पीपल ऑफ द क्राउड. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट इवन 3%. ठीक है, रेस्ट 97% people, if not 97, 25 to 30% people do not have access to connectivity. I'm not talking about internet connectivity, talking about connectivity in general. वहाँ पे रिलायंस जियो जाके सर्विस देगा क्या? क्यों देगा? वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है सर. तो वहाँ कौन जाएगा अल्टीमेटली? BSNL. इनफैक्ट ज़्यादा दूर मत जाओ, आप थोड़ा सा वो नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ जो उधर एरिया है ना, एक एरिया जो उस तरफ है, उधर चला जाओ, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको सर. गुवाहाटी जैसा जगह में थोड़ा दूर चला जाओ, आगे जाके वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. BSNL चल रहा होगा. बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज एवरीवेयर, डिस्पाइट कि आपका वहाँ पे बेनिफिट हो या ना हो. तो वी बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. एंड मैं आप लोग से एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसको भी डीप डाउन फिनेंस में इंटरेस्ट है, जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी एक मना है ना, एक मज़ा आता करके समझने में मज़ा आता है, ठीक है, उसके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स. नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट इन टर्म्स ऑफ फिनेंस बोल रहा हूँ इन जनरल. बेस्ट टाइम, क्योंकि आप लोग सब कुछ देखने वाले हो इस पूरे साल में. सब कुछ देखोगे इस साल में. दिस इज इकोनॉमिक स्लो डाउन विच इज हैपनिंग. ठीक है, रिसेशन का पूरा चांसेस है. द फनी पार्ट इज कि ये रिसेशन अलग क्यों पता आपको? क्योंकि सब लोग कंफ्यूज है इसके बारे में. ओपनली को लेटर आया है कि आएगा आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना. स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, फिर स्टेबल हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है. समझ में नहीं आ रहा कि या तो डिप करो, होता है ना, यही तो होता है. डिप होता है भयंकर वाला, फिर अपलिफ्ट होता है. ये भी नहीं हो रहा ठीक से. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनरली क्या होता है, अगर किसी का GDP गिर रहा था ना, कंट्री का GDP गिरता है, लोग कम डिमांड करता है, अल्टीमेटली क्या होता है, लोग कम प्रोड्यूस करता है. GDP क्या होता है फॉर आप लोगों को GDP पता है अभी तक तो. ठीक है, GDP कम होगा, अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा. इस एरिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है. सॉरी, अभी भी कम बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट अफेक्टेड. GDP कंट्री का गिर रहा है, लोगों के पास में कैश रिजर्व्स नहीं है, इकोनॉमिक स्लोडाउन दिख रहा है बट हो नहीं रहा है. रिसेशन इंडिकेट कर रहा है, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज द मोस्ट पजल्ड एरिया जहाँ पे आपको समझ में आएगा. बट देयर इज अ बिग इकोनॉमिक स्लोडाउन विच इज कमिंग एंड इसका फेस बहुत सारा स्टार्टअप्स कर चुके हैं ऑलरेडी. देख लो आप लोग. माइक्रोसॉफ्ट विल स्टिल सर्वाइव बिकॉज वो कॉर्पोरेट वाले में है ना. हाँ देखो, बाइजूस का देख लो, इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज ने कितना फायरिंग शुरू कर दिया है. क्यों? एंड इट्स वेरी इजी टू से, जैसे हम लोग यहाँ बैठ गए, हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ सर कौन सी बड़ी बात है, नहीं चला होगा बिजनेस, नहीं चला होगा बिजनेस बोल के उन्होंने फायर कर दिया. हाँ ठीक है, बट आप समझो कि अगर एक इंसान, और इनका क्या होता है जैसे आपको पता नहीं होगा, वंस यू देखो, ये आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ सालों के अंदर, और हर एक इंसान चाहे अपना बिजनेस करो या नहीं करो, कोई ना कोई टाइम में बिजनेस थोड़ा जॉब्स तो करता ही है. एक्सपीरियंस के लिए बोल लो, कुछ के लिए बोल लो. कुछ लोग तो प्रॉपर जॉब में जाते हैं, कुछ लोग मिक्स एंड बैक करते रहते हैं. राइट, मैंने खुद ने किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो जॉब में ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स आपको देंगे कि आप जो काम कर रहे हो वहाँ से जो 50,000 रुपये कमा रहे हो, यहाँ आ जाओ, हम आपको 70,000 रुपीज़ फिक्स देंगे, 30,000 रुपये वेरिएबल देंगे.
इसका मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? इसमें भी मत जाना, बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें भी मत फंस जाना। या फिर आपको कोई सीनियर्स है जो अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके पास ऐसा पैकेज आएगा तो हेल्प देम गाइड, विल बी वेरी मच इम्प्रेस कि भाई तुमको पता है, ठीक है। तो एक होता है फिक्स्ड कि आपको उतना आएगा, 30% वेरिएबल ऑन योर परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर इतना हाई है कि बहुत डिफिकल्ट होता है आपको अचीव करना, ठीक है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़, उसमें भी कर्टेलमेंट दिखा देंगे बोलो कि ये तो था नहीं, ये तो इतना कंडीशन में नहीं था, इसमें क्लॉक में नहीं था, ये नहीं था, फिर भी आप बोलते चलो काम कर लेते हो, एंड वन फाइन डे दे डिसाइड टू लीव यू, टू फायर यू। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो उसका जो भी वो एक्सपेक्टेशंस था, ठीक है, वो एक बार में शैटर हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग कि उसका एक्सपेक्टेशन शैटर हो रहा है। द प्रॉब्लम इज कि क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, इज कि जब आपका सैलरी 1 लाख रुपया हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया हो गई, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने माथे में एक 50 से 60,000 रुपये का, अभी का टाइम में बता रहा, 50% 60% रेशियो का बता रहा आपको, आप खर्चा माथ में रखते हो दिमाग में कि यार कुछ नहीं है, 1 लाख में मैं 50-60,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, चाहे वो EMI हो चाहे कुछ हो, फिक्स ऑब्लिगेशंस बोल रहा हूँ मैं आपको, एंड यू गिव अ सेविंग्स ऑफ 40-50,000, और कुछ आप लोग कभी जैसे रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ चले गए, लास्ट में जाके 20-30,000 रुपया बचा लोगे आराम से, आराम सेविंग हो रहा है, 30,000 रुपया पर मंथ, 30 × 12 आप आराम से मैनेज कर रहे हो, हर जगह 3-3 लाख रुपया जमा कर रहे हो, बिल्कुल सॉर्टेड है जिंदगी, ठीक है, परफेक्ट। बट नेक्स्ट फाइन डे इन द नेक्स्ट 10 days या 15 days या 20 days यू आर रिमूव फ्रॉम योर जॉब, ठीक है। अरे सर सेविंग्स छोड़ दो, वो जो 40,000 रुपये का कमिटेड कॉस्ट है वो कैसे देगा वो? बात समझ में आ रहा है? दैट्स द मोस्ट डेंजरस पोजीशन ऑफ अ बिजनेस और अ जॉब, ठीक है। इसमें आप मुझे बताइए किसका गलती है? इज इट द पीपल, इज इट द कंपनी? यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। दैट्स द बिगेस्ट क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको किस तरीके से वहाँ मिला है, तो वो नेक्स्ट कब मिलेगा पता नहीं है। तो सच एन इकोनॉमिक ब्लो डाउन इज देयर विच वेयर इन आर इनकम लेवल इज नॉट इंक्रीजिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एज पर द करेंट इन्फ्लेशन लेवल, बट आवर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग वेरी हाई। हमारा सेविंग्स मार्जिन बहुत कम हो गया है, तो वी आर इन अ डीप ट्रबल जहाँ हम लोग फंस जाएंगे। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज सो इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि बिफोर यू सेटअप योर ओन गोल्स कि ऐसे 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 करेगा, ठीक है। और अगर आपने किसी को सुना भी होगा हल्का हल्का, तो वो कभी भी बोलते होगे ना आपको, डोंट डिपेंड ऑन वन स्ट्रीम ऑफ इनकम, सुना होगा ना आपने, नेवर मेक वन पाथ ऑफ योर इनकम लेवल, वन पाथ इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो पाथ कट गया तो इशू हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। बोलता है ना, इन्वेस्टमेंट जब भी करते हो तो कभी एक पर्टिकुलर शेयर में मत इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अलग अलग बास्केट में एप्पल भी रखो, बनाना भी रखो, सब कुछ सुना होगा आप लोगों ने नाइन्स, ठीक है। दैट इज अ मेजर रीजन। So you people are emerging people who have to understand such things. The market will be very very bad in terms of this. And lucrativeness आपको ऐसे क्रिएट करके देगा कि आप ही हो वो अनोखे लोग जिसको ऐसा inclined जॉब मिला है. But that does not go towards way. ठीक है, तो get some solid things in your head. ठीक है, don't rush for just numbers and go inside it, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है. तो if such a economic slowdown is there और वहाँ आप डरोगे, स्केप्टिकल हो गए ना अभी चीज़ों को लेकर कि हम कैसे मैनेज करें, क्या मैनेज करें, क्या करें क्या नहीं करें, उस वक्त तो इंडिया बस इंडिपेंडेंट ही हो रहा था. आप समझ रहे हो कितने अनसर्टेनिटीज होंगे कि अब कौन मैनेज करे, कैसे करेगा, अब इंडिया सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इंडिया का वैल्यू होगा नहीं होगा, रुपये का क्या वैल्यू होगा, कुछ नहीं पता. उस समय द ओनली थिंग दैट ही कुड डू इज व्हाट, सर्वाइव. तो जो भी प्लान्स बने हैं उनका मोड क्या था आपका, फॉर सर्वाइवल ओनली. ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल. ठीक है, तो पर्सपेक्टिव प्लान्स को अगर अपन ने डिस्कस किया तो याद है आप लोग किसके 4 पर्सपेक्टिव प्लान्स थे आपके. नंबर 1 वाज व्हाट, पर्सपेक्टिव प्लान्स का पार्ट क्या था, तुम सही बोल रहे हैं, उसका पूरा वाला पॉइंट क्या था, ग्रोथ. सबसे पहला पॉइंट क्या था, ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है क्या अपने को, या काफ़ी साल तक करना है अपने को, काफ़ी साल तक करना है अपने को. ठीक है ना, आगे भी करेंगे हम लोग ग्रोथ. ठीक है, तो वो भी पॉइंट है किसका, पर्सपेक्टिव प्लान का पार्ट है. क्या है पहला पॉइंट, ग्रोथ. नंबर 2 क्या है आपका,
मॉडर्नाइजेशन। क्या मॉडर्नाइजेशन 5 साल 10 साल करेंगे क्या अपन? क्या अपन मॉडर्न 10 साल होंगे खाली, या लाइफ टाइम तक होते रहेंगे? लाइफ टाइम तक होते रहेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैं कराऊंगा, इंडेक्ट भी करा दूंगा, बट इसलिए खाली पॉइंट बता दो पहले हमको। नंबर 3 सेल्फ रिलायंट। तो इंडिया सेल्फ रिलायंट। आप विश्वास करो, इंडिया में ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट। इतने साल हो गए और अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल्फ रिलायंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रीब्रांडिंग किया 2020 में और नया नाम आया उसमें, आत्मनिर्भर। आपको लगा वाह क्या बोला है ब्रो, ठीक है। जिसका किसी का आवाज आ रहा था, थोड़ा सा उसको म्यूट कर लेना ना प्लीज, ठीक है। एक सेकंड, कोई बाहर घूम रहा मस्त, ठीक है। ध्रुव, सारा तुम लोग जैसे लोग ही होता है, बेशरम, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बेचारा लोग आके इंग्लिश में लिख दिया सेल्फ रिलायंट, ठीक है। और हमारे मोदी जी आए और बोले भाई और बहनों, मन में क्या था पता आपको? मन में उनका, देश की हालत खराब है, देश में इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा है, फॉरेन करेंसी गिर रहा है, ये सब छोड़ो। देश, भाई और बहनों, हमें अगर विदेशी कंट्री के सामने लड़ना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें अपने देश में ही सामान बनाना पड़ेगा ताकि हम बाहर का इंपोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, ठीक है। इसी तरह वो फिक्स हो जाता थोड़ा सा, ठीक है, हो जाता है एज के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला मैंने? ग्रोथ। नंबर 2 मैंने क्या बोला? मॉडर्नाइजेशन। नंबर 3 मैंने क्या बोला आपको? सेल्फ रिलायंस। नंबर 4 क्या है? इक्विटी, ठीक है। नंबर 4 वाज व्हाट? इक्विटी। चलो एक एक पॉइंट में डिस्कस कर लो। ग्रोथ कोई भी कंट्री का क्या मेजरमेंट के थ्रू होता है? जीडीपी। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? द ग्रोथ। जीडीपी देश में बढ़ेगा कैसे? कैसे? ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके। वो कैसे बढ़ेगा? अगर देश में पूंजी ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा होंगे तो सामान भी ज़्यादा बनेगा, सामान ज़्यादा बनेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। उस पूंजी को बोलते हैं क्या? तुम कुछ भी बोलते हो, तुम मान ही जाता है सीधे। बोलो बोलो। अरे जीडीपी के नीचे क्या लिखा हुआ है? अर्चिता कहाँ? ध्यान कहाँ आज? प्रोडक्टिव कैपिटल, ठीक है। पूंजी का मतलब क्या? प्रोडक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो अगर प्रोडक्टिव कैपिटल ज़्यादा होगा कोई भी कंट्री का तो देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। या तो प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ाओ या फिर क्या? द एंसिलरी सर्विसेज को बढ़ाओ। जैसे कि एग्जांपल क्या था आपका? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर बैंकिंग हो गया। सर सिंपल सा बात है ना, या तो देश में पूंजी बढ़ा दो, आप देश में कैपिटल बढ़ा दो, प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगा। या फिर लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को इंप्रूव कर दो। मतलब अगर सोचो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो गया, फ्लिपकार्ट क्या किया? ए से बी ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया कर दिया, ठीक है। बात समझ में आया आपको? तो अल्टीमेटली क्या होगा उससे क्या हुआ? आपको पता है कि एक दिन में हमको सामान मिल जाएगा ड्यू टू एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो आपका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, जीडीपी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। बात सही है या नहीं है? या फिर अब आप फ़ोन लेने जाते हो, कभी कभी एग्जाम्पल मैंने दिया भी था उस समय आप लोगों को, फ़ोन लेने जाते हो, पहले कम से कम डाउन पेमेंट का कुछ तो रुपया लेके जाते थे। अभी तो बस चले जाओ मूड के हिसाब से, भैया एक पैकेट फ़ोन दे रहा, ठीक है। वो बोलेंगे सर कुछ नहीं चाहिए, आप फ़ोन ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, 0 डाउन पेमेंट, 0 इंटरेस्ट, बस आपको किडनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाओ, बाकी 3,000 रुपये महीना दो, ले लो। ये जो एक्सीलेंट फाइनेंशियल सर्विसेज आया, बैंकिंग सर्विसेज आया, उससे फ़ायदा क्या हो गया? जो कंज्यूमर्स लोग क्या पता पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी आज सोचता है कि 3,000 रुपये महीना ही तो है, ले लेते हैं। ऐसा कई लोगों को आपने देखा होगा, इनका सैलरी 20,000 रुपये है बट फ़ोन 70,000 रुपये का, कि 3,000 रुपये तो हो है, हर महीना काट के दे देंगे और खुद का भी काट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो आप मुझे बताइए अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या होगा उसकी वजह से? लोग बाग जिसका इतना इनकम नहीं था, ड्यू टू गुड फाइनेंशियल सर्विसेज द डिमांड ऑफ द गुड्स विल व्हाट हैपन? इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द जीडीपी विल इंक्रीज। तो यानी कि देश का ग्रोथ का मेजर रीजन क्या है? जीडीपी। जीडीपी अगर बढ़ेगा तो देश में ग्रोथ होगा। ग्रोथ का होने का 2 रीजन है जीडीपी बढ़ने का। क्या क्या है आपका?
या तो प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज हो या तो द एंसिलरी सर्विसेज टेंड्स टू इंक्रीज. एंसिलरी सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड फिनेंस, या फिर दोनों इंक्रीज हो जाए तो वाजिब है कि देश में पैसे भी आ गए और ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी. ये तो सोने पे सुहागा हो गया. ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन्स. ठीक, समझ में आया आपको? चलो, वो तो कैसा गंदा गंदा कमेंट करता है आजकल, सॉरी. ठीक है, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. ठीक है, मॉडर्न कैसे कैसे हम लोग हो सकते हैं? 2 तरीके से. नंबर 1, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके. द मोर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी इम्प्रूव एंड वी यूज, वी टेंड टू व्हाट? बिकम मोर मॉडर्न एंड डेवलप्ड. ठीक है, चलेगा. एंड नंबर 2 क्या है आपका? केवल टेक्नोलॉजी बढ़े से अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB विद गोल्ड प्लैटिनम लगा हुआ चल रहा है आप, और आपको अगर बात करने की तमीज़ नहीं, आप रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो क्या वो मॉडर्न हुआ? क्या आप उसको इज्जत दोगे? क्या नहीं. तो आपका सोशल आउटलुक भी चेंज होना जरूरी है. इसमें लिटरली एग्जांपल दिया होता है आपका सोशल आउटलुक वाला पार्ट में कि आपको ट्रीट करना पड़ेगा वुमेन एंड मेन टू बी इक्वल. आप ये नहीं बोल सकते कि वुमेन आर इंफीरियर देन मेन. लिटरली बुक पे लिख दिया आपको. इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है. क्या क्या? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 क्या? चेंज इन सोशल आउटलुक. हमारे सोशल आउटलुक को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नंबर 3 आत्मनिर्भर. इनफैक्ट इतना रीब्रांडिंग हुआ इसका कि आपके एग्जाम के सवाल में भी आत्मनिर्भर दिखेगा. अभी सेल्फ रिलायंस दिखेगा. हाँ हाँ, लिखो बढ़िया से. पर एग्जाम में सेल्फ रिलायंस लिख लेना भाई, ब्रैकेट में आत्मनिर्भर लिख लेना आप लोग आराम से. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से. और पूछता भी लिटरली. ठीक है, आर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ही इन्वोकेटेड अ प्लान, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड आत्मनिर्भर इंडिया, कमेंसरेट और एनोमिनेट इन दैट. तो वो लिखना पड़ेगा. इट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान, जहाँ पे सेल्फ रिलायंस कैसे कैसे अपन अटेन कर सकता है, वाला पॉइंट. केस स्टडी क्वेश्चंस, हाँ इसी के अंदर आता है. सेल्फ रिलायंस के अंदर ही आता है. आत्मनिर्भर के अंदर ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था. ठीक है, आओ इसमें सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया कैसे कैसे बन सकता है. नंबर 1 क्या लिखा था, कोई आता है आपको? फॉरेन डिपेंडेंसी को क्या करना है अपने को? कैन वी अवॉइड फॉरेन डिपेंडेंसी? वी कैन व्हाट? ठीक है, एंड अवॉइड व्हाट? तो ठीक बोल रहा है, दूसरा पॉइंट पे था, अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस. देखो सीधा सा बात है, हम लोग एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो? प्रशांत को मैंने अगर 5,000 रुपये दिए, ठीक है, इसको अगर मैंने 5,000 रुपये दिए, तो अब मैं कंटिन्यूस एग्जाम्पल क्या, मैं प्रशांत का इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा हूँ उसको. ठीक है, लिटरली कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसको मैं फॉलो करके देखते कि किसी दिन ना ये टाको बेल चला गया, किसी दिन ये बर्गर किंग चला गया, किसी दिन ये सोचो हाँ स्टारबक्स चला गया. तो हमको स्टारबक्स पे अपना स्टोरी बताएगा. ठीक है, तो चला गया, तो हमको क्या बोला बीच में? प्रशांत इतने पैसे हैं तो मेरे भी दे दो. कहीं भी जा रहा ना, इतने पैसे तो मेरे भी दे दो. एक तो घड़ी खरीद लिया बढ़िया से, माई न्यू वॉच, ठीक है, माई न्यू पार्ट ऑफ द फैमिली. ठीक है, सब आ गया. तो मैं क्या बोलूँगा? अरे रुको ना एक सेकंड. ठीक है, मैं क्या बोलूँगा इसको कि इतने पैसे हैं तो मुझे भी दे दो. तो मैं बार बार कंटिन्यूसली उसको नैक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो क्या ये फ्रीली अपना काम को कर पाएगा क्या? द आंसर इज नो. बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज अ फॉरेन इंटरफेरेंस. आई एम इंटरफेयरिंग बिकॉज मैंने इसको पैसे देकर रखे हैं. वंस ही हैज रीपेड मी, क्या मुझे मतलब है कि क्या करेगा? कुछ भी करो. ठीक है, तो हाउ कैन आई अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस? बाय नॉट टेकिंग मनी और लोन्स. ठीक है, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट? बाय रिड्यूसिंग व्हाट? द फॉरेन डिपेंडेंसी. जो डिपेंडेंसी अपन फॉरेन में दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है कि इंपोर्ट्स वगैरह करके पैसों का डिपेंडेंसी दिखा रहा है अपन. वो अगर अपन रिड्यूस कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? द फॉरेन इंटरफेरेंस विल व्हाट हैपन? इट विल डिक्रीज. सही बात है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, क्लियर है यहाँ तक एकदम अच्छे से. ठीक है, सॉर्टेड है यहाँ पे. तो देयर आर 2 पॉइंट्स. ये एग्जाम में अलग से पूछता है आपको, ऐसा नहीं कि 4 पर्सपेक्टिव प्लान डायरेक्टली पूछता है आपको. कोई 2 पॉइंट को लेके आपको पूछ लेगा. एक्सप्लेन ग्रोथ एंड क्या बोलते हैं सेल्फ रिलायंट एज अ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव प्लान. ठीक है, या फिर एलाबोरेट ऑन द सेम 2 पॉइंट्स. जब इक्विटी के बारे में समझा दो, इस तरीके से 2 पॉइंट के बारे में पूछ लेता है आपको. ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? ग्रोथ,
नंबर 2 क्या पढ़ा? मॉडर्नाइजेशन। नंबर 3 सेल्फ रिलायंस। लास्ट पॉइंट नंबर 4 इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग द पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके बीच में फेयर तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो क्या हो? कम हो। और इसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्सेस किसके ऊपर चार्ज करता है? अमीर लोग के ऊपर, रिच लोग के ऊपर। एंड सब्सिडीज किसको प्रोवाइड करता है? पुअर लोग के ऊपर, ठीक है। दुखी मत हो, तुम लोगों को भी देना पड़ेगा। तुम्हें देता भी है ऐसे तो, उस दिन डिस्कस करता ना अपन ने, सब लोग टैक्स देता है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही देते। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? तो 4 पॉइंट्स: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, चारों का अंदर का पॉइंट दिमाग में सेट है, ठीक है। अब सुनो, इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स पर फोकस किया। याद आपको फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने एग्रीकल्चर पे देखा था, इंडस्ट्री देखा था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, डेमोग्राफी देखा, सब कुछ देखा। इसमें केवल 3 टॉपिक को एनहांस किया इन्होंने, 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। सबसे पहला था आपको एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। मैं पहले नोट्स नहीं दिखाऊंगा आपको, दिमाग में पहले सेट करा देता हूँ आपको आराम से, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है। अब जिनका चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्ली किया हुआ है ना, उनको मजा आएगा, क्योंकि उनके हिसाब से पॉइंट्स है सारा का सारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बट लिंक कर पाओगे ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर में मुझे आप बताओ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर में इन जनरल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम था ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला तो इसी को सॉल्व करना था, बिकॉज जमींदारी सिस्टम की वजह से कोई भी सुख तो नहीं हो रहा था, उल्टा फार्मर्स का क्या हो रहा था? नुकसान ही हो रहा था। तो अल्टीमेटली किसका लॉस हो रहा था? एज अ होल पूरे इकोनॉमी का लॉस हो रहा था, बिकॉज जमींदार से एक ही काम था, क्या? लगान कलेक्ट करना। तो सबसे पहले क्या क्या पता आपको? जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, कि अभी से जमीन के कोई भी मालिक नहीं होंगे, जो मालिक है वो कौन है? फार्मर्स ही, ठीक है। नंबर 2 जो उन्होंने किया ना, इंडिया में ये चीज़ प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि कुछ लोग काफ़ी रिच है, कुछ लोग काफ़ी पुअर है, इसलिए तो एक गोल इक्विटी का था, जहाँ पे रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या करना है? कम करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, देश में कुछ लोगों के पास में बहुत ज़मीन है और कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या पता है, एक लिमिट सेट कर दिया, ठीक है, एक लिमिट सेट कर दिया और बोला कि सुनो, जैसे एग्जांपल सोचो 5000 स्क्वायर फीट, ठीक है, उतना ज़मीन ही एक इंसान अपने नाम पे रख सकता है, उसके अलावा बाकी ज़मीन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सारा ऐसा ज़मीन था उस लिमिट के बाद जो मिल गया गवर्नमेंट को, और वो किसको दे दिया उन्होंने? लैंडलेस फार्मर्स को, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? इक्विटी अचीव कुछ हद तक हो गया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या था, अभी मैं डिस्कस करेंगे आराम से, मैं सिर्फ आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग में सेट हो जाए कि क्या क्या हो रहा है। 2 ही चीज़, क्योंकि सब कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, 2 चीज़ को सॉल्व करना ज़रूरी था। एक, जो लैंड का ओनरशिप सिस्टम था, जो लैंड का ओनरशिप सिस्टम था उसको ठीक करना ज़रूरी था, उसके लिए ज़मींदारी सिस्टम हटाया, और क्या किया? साइज़ कम कर दिया सबका, कि भैया इतना ही ज़मीन आप होल्ड कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या किया उन्होंने पता आपको? सबसे दूसरा प्रॉब्लम था, इंडिया में प्रोडक्शन का लिमिट बहुत कम था, मतलब प्रोडक्शन का हालत थोड़ा सा ख़राब था, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था इंडिया। इसलिए नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि बाहर में वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर हुआ था, विच वॉज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम। पता आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन सुना भी होगा आपने, वो नॉर्मल सीड्स की जगह में HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और इंडिया में सरप्राइजिंगली इट्स टर्न आउट टू बी व्हाट? अ सक्सेस, क्योंकि इंडिया में फूड ग्रेन्स वगैरह जो था, राइस एंड ये सब, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया था? काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये ध्रुव बहुत बदमाश है, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या हो गया था? काफ़ी बढ़ गया था, राइस एंड उसका व्हीट का जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से, इस तरीके से, धीरे तरीके से एग्रीकल्चर को क्या करने लगे उन्होंने? ठीक करने की कोशिश की, ठीक है। पक्का बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर बात है? आई
एग्रीकल्चर में आइए देखिए क्या क्या लिखा हुआ, देखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्म्स इन व्हाट, एग्रीकल्चर। इसमें 2 रिफॉर्म्स थे, क्या क्या रिफॉर्म्स थे आपके, एक लैंड रिफॉर्म्स है, एक क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में 2 रिफॉर्म्स, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अबॉलिशन ऑफ व्हाट, इंटरमीडियरीज, एंड नंबर 2 लैंड सीलिंग। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो है उसका मतलब क्या हो गया, जमींदारी सिस्टम को हटाना, जमींदारी सिस्टम को क्या करना, हटाना। उससे फायदा क्या हुआ कि अब जमींदार लोग जमीन का मालिक नहीं रहे, इसकी वजह से जो लोग को एक्चुअली में जमीन था उनको मिल गया, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आपका खुद का बिजनेस है, ज़्यादा जोश किस में रहेगा, खुद का बिजनेस में। ऑब्वियस सा बात है, पहले हम तुम जमींदार के अंदर काम कर रहा था तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, वो जितना होता था उतना कर लेता था। अब मैं बोला ये ज़मीन तेरा है तो डबल ट्रिपल मेहनत करेगा या नहीं करेगा, है या नहीं है। तो यही जोश की वजह से सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम को हटाया, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ था, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग अपने आप में 2 मार्क का सवाल पूछता है, ठीक है। लैंड सीलिंग अपने आप में 2 मार्क का सवाल पूछता है, आप लोग वहाँ पे 2 मार्क्स लिख लीजिए ब्रैकेट में, 2 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम हटाना कोई बड़ी पॉइंट तो है नहीं, लैंड सीलिंग इज़ अ न्यू पॉइंट फॉर यू, ठीक है। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 मार्क्स लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, लैंड सीलिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट रेफर्स टू व्हाट, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंसान, हाँ ठीक है, उस वक्त बहुत कम था बट हाँ लिमिट फिक्स कर दिया, इतना ज़मीन से ज़्यादा नहीं उठ सकता, नहीं मतलब कुछ हद तक है। तो उन्होंने क्या किया ना, ओनरशिप को ख़त्म ही कर दिया सिस्टम को, 99 ईयर्स का वो दे दिया आपको, लीज पीरियड दे दिया, उसके हिसाब से आप करो। हाँ 99 ईयर्स का लीज में, किसी का ज़मीन खुद का नहीं है, तो उससे क्या होता है, कब्जा सिस्टम ये सब तो है ना, वो सब थोड़ा कम हो जाता है। बट इंडिया में लैंड लॉज आर वेरी बैड, तो बहुत रिफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कीप योर पेपर्स इंटैक्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पावर है ऑब्वियसली कि ले सकता है गवर्नमेंट चाहे तो, हाँ टेक्निकली यस, बट नहीं लीगली नहीं ले सकता, मतलब यू कैन फाइट अ केस विद द गवर्नमेंट, बट आफ्टर 99 ईयर्स टेक्निकली द प्रॉपर्टी इज़ नॉट योर्स ना, तो वहाँ पे इजी ग्रैबिंग ना पॉसिबल है। अभी तुम्हारे पास आके नहीं बोल सकता ना वो लोग कि 2 हो गया निकलो, बहुत रेली है। हाँ रिन्यू होगा वापस से, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देता है आप लोग, SDV बोलता है उसको, तो वो पे करना पड़ेगा आपको, फिर पैसा देना पड़ेगा, बताओ और इतना पैसा देना पड़ेगा। और सबसे कॉमेडी चीज़ क्या पता आप लोगों को, लैंड सीलिंग में क्या लिखा हुआ देखिए, कैलकुलेट कर लो। लैंड सीलिंग रेफर्स टू द, ये आ रहा है बता रहा तुमको, बता रहा लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन व्हाट लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, इन ऑर्डर टू प्रमोट, क्या लिखा हुआ है देखो तो, इक्विटी का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, equitable distribution of income and wealth. In order to promote equity in the agricultural sector, the government specified the maximum limit of land that an individual can hold. Any excess land beyond that limit would be taken over by the government and it will be allotted to the landless cultivators and small farmers. ठीक है, कितना अच्छे पॉलिसीज थे ना, ठीक है। बट इंडिया है, इंडिया वालों बोला हम तो इंटरमीडिएट, हम तो ज़मींदार है ही नहीं, हम तो खुद फार्मर है। देख लो आप लोग खेती का करके, लिटरली ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला हम तो इंटरमीडिएट है ही नहीं, हम तो खुद का ज़मीन में खेती करता, किस तरीके से 2 वक्त का गुजारा निकल जाता, इस तरीके से फाइट किया। और जब लैंड सीलिंग करके आपका ज़मीन हटाया तो अपना केस कर दिया, और इंडिया में एक बार केस आ जाए तो तारीख पे तारीख, उसके बीच में सारा प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग कर दिया, ये चाचा का, ताऊ जी का बेटा का है, ये फूफा जी का बेटा का, ये इसका, सब अलग अलग एलोकेट कर दिया कि सर कहाँ है, सब तो अलग अलग लोगों का ही है, वी आर नॉट इन वन प्रॉपर्टीज होल्ड, एवरीबडी इज ऑलवेज होल्ड। तो अल्टीमेटली काम ही नहीं हुआ, एक फैमिली मेंबर को दे दिया सबको, स्मार्ट पीपल, ठीक है, समझ में आया। अब जो उस समय ज़मीन दे दिया होगा वो लोग के लिए खराब लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, लास्ट टॉपिक आज का, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ
ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन सुनो क्या होता है, आप लोग को बचपन से क्लास 6 में जब आप लोग था तब से पढ़ रहा है, गुड गुड, सैमसंग एड्स, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में मुझे बताइए क्या होता है, उसमें HYV सीड्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल सीड्स। इसकी वजह से देश में प्रोडक्शन लेवल जो है वो क्या हो गया था, भयंकर बढ़ गया था। इसको 2 फेजेस में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट फेजेस में जो कंट्री का, जो स्टेट्स के अच्छे ज़मीन रहता था ना, फर्टाइल लैंड जिसके थे, पानी का सप्लाई बहुत अच्छा था, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनके फर्टाइल लैंड्स थे, उसमें पहले इनिशिएट किया गया, ठीक है। एंड सेकेंड फेज में इंट्रोड्यूस किया था रेस्ट ऑफ द कंट्री में, एंड सारा कंट्रीज में देखा गया था कि इसका जो प्रोस्पेक्ट था वो काफ़ी अच्छा था। इससे कुछ बेनिफिट्स थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या कहते हैं, देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ये स्टामा करके रखो आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स ओनली, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपको, मतलब एटलीस्ट द हेडिंग्स शुड बी द सेम, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो तो एक बार के लिए, हाँ जी, अटेनिंग व्हाट, एनी आइडिया, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? मैं चैप्टर हुआ बोल, डिमांड बढ़िया नहीं है। पहले इशू क्या था कि जो प्रोड्यूस हो रहा था ना उसको हम लोग खुद ही कंज्यूम कर ले कम से कम, या आसपास का नेबरिंग एरियाज को मिल जाए, उतना ही काफ़ी था। अब क्या हो गया पता क्या, खुद का तो सेटिस्फैक्शन हो ही रहा है, साथ में नेबरिंग कंट्री जो नेबरिंग एरियाज है उसको भी हो रहा है, प्लस मार्केट में और बेचने के लिए रह गया। इसको बोलता है मार्केटेबल सरप्लस। दैट मीन्स दोट सरप्लस, दोज अमाउंट ऑफ सरप्लस विच इज लेफ्ट दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। बात समझ में है, वो सरप्लस जो आप मार्केट में आराम से बेच सकते हो। ये क्यों अचीव हुआ, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन इतना हाई हो गया था तो खुद कितना कंज्यूम करेगा, तो अब बोलता है कि मैं मार्केट में बेच दूँ खुद। हाँ, उससे ज़्यादा ही हो गया था एक्चुअली, ठीक है, समझ में आया। तो ये मार्केटेबल सरप्लस कैसे अटेन कर पाया, बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं रीड करता हूँ तो क्या लिखा हुआ देखो, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस which is sold in the market and which is sold in the market, the farmers after meeting their what, own consumption requirement, a good proportion of rice and wheat produced during this period was sold by the farmers। तो ये तो मचकान पॉइंट है, इतना कोई काम का पॉइंट नहीं। पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेस जो कि हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं आफ्टर फुलफिलिंग हिज और ओन कमिटमेंट्स, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। कोई दरकार नहीं अंदर का एकदम एग्जैक्ट वर्ड यूज करने का, आपका मेन क्रक्स सेम होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है कार्तिक। हाँ, उस नहीं वैसा नहीं कि आप कुछ भी अनशन लिख दिया अंदर में कि मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू दो सरप्लस विच इज मार्केटेबल, बाकी समझ लो एक्चुअली सही लिखा लाइन, हम जो बोला मजाक में सही लिखा, जो एक्स्ट्रा सरप्लस है जो आप मार्केट कर सकते हैं वो सही है, बट वो उसको कर सकता है एक्चुअली अच्छा लाइन लिख सकता है, तो वैसे मजाक हो गया, ठीक है। नंबर 2 बताइए शिवानी जी क्या लिखा हुआ है, क्या होता है बफर स्टॉक? देखो क्या हुआ, स्टॉक एक्स्ट्रा बढ़ गया। द प्रॉब्लम इज कि फार्मर्स को सही दाम मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आप लोग के पास नेटफ्लिक्स है, सब बेशरम लोग, सब मूवीज देखता रहता है बेशरम लोग, ठीक है। उसमें एक चलो मजाक करें, उसमें एक सीरीज है रॉटन बोल के, किसी ने देखा है? हाँ, ROTTEN, ओके, ठीक है। उसमें एक एपिसोड में ककाओ के बारे में, आपको पता है ककाओ क्या होता है? चॉकलेट बनता है बेसिकली, काओ नहीं ककाओ, ढोल है रे, ठीक है, ककाओ नहीं, उसका वही बता रहा है कि अगर कोई कंट्री जो होता है ना, अगर कोई कंट्री, मतलब तुम लोग देख लेना आराम से, ठीक है, अगर कोई कंट्री एक पर्टिकुलर चीज़ में डिपेंडेंट होता है ना, तो हाउ आर दे बिंग मैनिपुलेटेड एंड हाउ आर दे बिंग, क्या बोलता है उसको, मिस यूटिलाइज्ड को क्या बोलता है उसको प्रॉपर्ली, मिसयूज्ड, यस, मिसयूज कितना बुरी तरीके से होता है, तो वो वाली हालत हो जाती है, ठीक है। कि अगर कोई कंट्री में फार्मर्स को प्रोड्यूस हो रहा है, खरीदने वाला लोग लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली सस्ता दाम में बेचना पड़ेगा फार्मर्स को, अल्टीमेटली उनका फ़ायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट आया और बोला कि सुनिए आपको मिनिमम कितना रुपया चाहिए, बोला 10 रुपये तो मिनिमम हमको चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला अगर आपको 10 रुपये से ऊपर मिलता है तो आप उसको मार्केट में आराम से बेच दो, और अगर नहीं मिलता है तो सस्ता में मत बेचो, किसको बेच दो? हमें बेच दो।
अब आप बोलेगा कि गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा था, गवर्नमेंट एज अ सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब क्या है, सेफ्टी स्टॉक अपने पास रख लिया। इस साल प्रोडक्शन अच्छा है, नेक्स्ट ईयर क्या पता प्रोडक्शन खराब हो, उस वक्त क्या करेगा? एक साल में चल रहेगा वो तो। नहीं बढ़ते रहता ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही खराब रहेगा, कोई 2 महीना खराब रह गया, नहीं ठीक है, वापस ऐड के लिए सैमसंग एड्स ठीक है, दीदी उसको साइलेंट कर दो यार, ठीक है। ये नहीं आता गवर्नमेंट तो अपना गोडाउन में स्टॉक कर देता है, वो खराब नहीं होगा बड़ा नहीं वो कंटेनर रहता है भाई, अभी के टाइम में हो जाता है। आप लोग ने कभी ये सब बड़े बड़े कंपनीज के वो देखे, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड स्टोरेज वाले लोग देखा है आपने? गुवाहाटी में भी है, वो विजयनगर की तरफ देख के आओ, वो बूमर देखा आपने ना, बूमर, वो भी स्टोरेज, वो उसमें कोल्ड स्टोरेज में रहता है भाई, कितना कितना दिन तक सारा सामान कोल्ड स्टोरेज में रहता है आपके डेट में। अब देख के आओ कभी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आलू प्याज सब कोल्ड स्टोरेज में रहता है बढ़िया से, कितना साल चल जाता है, दिन छोड़ो। तो नहीं ठीक है, ये अलग कोऑर्डिनेशन है, ऐसा ही है, ठीक है। चलो सुनो, समझ में आया आप लोग को? तो बफर स्टॉक का मतलब है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक में गवर्नमेंट क्या करता है, जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको अपने पास में एज अ कोल्ड स्टोरेज या फिर प्रॉपर स्टोरेज में रख लेते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई शॉर्टेज हुआ प्रोडक्शन का, दे कैन यूटिलाइज इट ओवर देयर। फाइन, समझ में आया आप लोग को? एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ द लो ग्रुप। ये आपको सबसे बेसिक पार्ट है। अगर कोई सामान का सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड लिमिटेड है, डिमांड उतना ही है, तो प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही हुआ व्हीट एंड राइस का, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और सप्लाई बढ़ गया और डिमांड क्या रहा, लिमिटेड रहा, तो अल्टीमेटली रेट्स क्या हो जाएगा, कम। तो इट वाज हेल्पफुल फॉर द लो इनकम ग्रुप पीपल, बिकॉज उनको अब व्हीट और राइस सस्ता दाम में मिल रहा था। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? तो ये 3 बेनिफिट्स है, क्या क्या है? नंबर 1 अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, नंबर 2 क्या बोला मैंने, बफर स्टॉक, नंबर 3, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ 2 रिस्क भी थे, रिस्क। ये 3 में तो बेनिफिट हो गए, 2 रिस्क। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ये जो HYV सीड्स थे ना, इनके ऊपर पेस्ट का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, मतलब जल्दी से ख़राब हो जाते थे, कीड़े आ जाते थे, कीड़े, ठीक है, कीड़े जो है वो लग जाते थे इसमें, तो इसका एक रिस्क था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था। कि अगर बाई चांस सोचो, एक तो HYV सीड्स बहुत एक्सपेंसिव आते थे, ठीक है, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और बाई चांस अगर उसमें कीड़े लग गए तो आपका पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये एक प्रॉब्लम था। नंबर 2 राइज ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। आपको पता ही है, अभी के टाइम में भी आप इंडिया में देख सकते हो, कुछ फार्मर्स लोग आर वेरी रिच, ठीक है, लंबरगिनी लेके जाते हैं फार्म में, है ना, पीपल आर स्मार्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, लंबरगिनी पीले रंग भी चलता है वहाँ पे, ठीक है, सरसों के खेत के बीच में। अब यहाँ पे ठेल गाड़ी चलता है, तो अब डिस्पैरिटी दिखता नहीं देता। कुछ फार्मर जिनके पास ऑलरेडी पैसे थे, उन्होंने क्या किया, उसको कैपिटलाइज किया प्रॉपर्ली, ठीक है, सीड्स को खरीदा, फर्टिलाइजर्स खरीदा, पेस्टिसाइड्स खरीदा, और प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर दिया। उसी वक्त में ज़्यादा गैप बढ़ गया बिटवीन रिच फार्मर्स एंड द पुअर फार्मर्स, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या ऐसे देखते हुए छोड़ देगा, मुझे बताइए, नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने कई सारे लो इंटरेस्ट लेवल पे, ठीक है, फार्मर्स को हेल्प किया, ताकि HYV सीड्स कैन बी परचेज बाय द फार्मर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, ताकि हर फार्मर जो है HYV सीड्स का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो दिस वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द लैंड रिफॉर्म्स। बात समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? पक्की बात? यहाँ एंड करें?